गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विश्व में प्रवास के परिणाम। प्रवास जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, प्रवास के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान जीवन के लिए जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, जो वर्तमान जीवन के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्व रखता है। आज हम विश्व में मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास हमारे जीवन का जो विकास है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विकास जो है वो हर क्षेत्र में अगर होता है तो मानव अपने जीवन के एक सही स्तर को प्राप्त करता है और आगे से आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विकास, यहाँ पे कई बार आप समझते हो दो शब्द आते हैं। एक तो आती है वृद्धि, ग्रोथ, एक आता है डेवलपमेंट यानी विकास। वैसे देखा जाए तो परिवर्तन, सतत परिवर्तन मानव का क्या है, स्वभाव है। और हम भूगोल विषय में देखते हैं या हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं तो भौतिक और मानवीय परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है और परिवर्तन के आधार पर हमारी सृष्टि टिकी हुई है। क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब आदिकालीन मानव की उत्पत्ति हुई थी, और अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो पृथ्वी आज भी आकर गोला होती और कोई जीव जंतु वनस्पति उस पर नहीं होती। अगर आदिकालीन मानव ने परिवर्तन नहीं किया होता तो आज आदिकालीन मानव अपनी उसी स्थिति में होता और हमारा कोई वजूद नहीं होता। तो परिवर्तन है, वो बोलते हैं सृष्टि का नियम है और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। और इसके आधार पर मानव ने अनेक जो रूपरेखाएं हैं उनको प्राप्त किया है। तो दो शब्द आपके सामने हैं, एक तो है वृद्धि, एक है विकास। तो यहाँ हम देखें तो वृद्धि विकास दोनों ही हम एक ही अर्थ में इसका अर्थ लेते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। हम देखते हैं इनके अर्थ पहले, तभी हमें विकास का जो वास्तविक रूप है वो समझ में आएगा। ग्रोथ जो है वो हमेशा मात्रात्मक होती है। ग्रोथ हमेशा कैसे होती है, मात्रात्मक होती है। जबकि डेवलपमेंट हमेशा कैसा होता है, गुणात्मक होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, गुणात्मक होता है। जैसे हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर में जो परिवर्तन आता है, एक शिशु जो एक महिला या एक पुरुष के रूप में बदलता है, जो हो रहा है शरीर में परिवर्तन, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि। जबकि एक शिशु में होने वाले मानसिक गुणों में बदलाव, वो क्या कहलाएगा, विकास। एक शिशु का अपने वृद्धि के साथ साथ जीवन के बहुआयामी रूपों को प्राप्त करना क्या कहलाएगा, विकास। तभी तो कहते हैं कि विकास एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी संकल्पना इसलिए है कि विकास के माध्यम से हम जितने भी हमारे आसपास के स्रोत हैं, जिन स्रोतों का हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है, उन स्रोतों को हम विकास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी वो स्रोत हमें मिले और हमने अपने जीवन स्तर को क्या किया, आगे बढ़ाना आरंभ किया, तो वो हमारा क्या हो गया, विकास हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है ये आपकी ये धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार से होती है वृद्धि। जैसे कोई वस्तु या आप 10 वस्तु लाए हो और 10 वस्तुएं हैं, उसमें से 5 वस्तुएं खराब हो गई या टूट गई, तो आप लाए थे उसमें क्या हो गई, कमी हो गई।
तो मात्राओं में कमी होना क्या होगा, ऋणात्मक, और मात्राओं में वृद्धि होना वो क्या होता है, धनात्मक। इसी प्रकार देखें तो विकास हमेशा क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। विकास पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। हो सकता है कि हम जिस राह में, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो एक बड़ा ऑफिसर बनता है, एक बड़ा जो लक्ष्य वो प्राप्त करता है, और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है बड़ा डाकू बन सकता है। विकास तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन वो कैसा है, नकारात्मक है। एक कैसा है, सकारात्मक है। तो विकास और वृद्धि में ये मात्रात्मक है, ये कैसी है, गुणात्मक है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, और सकारात्मक है, और नकारात्मक है। ऐसे ही जो वृद्धि है उसके अंतर्गत देखें है मूल्यहीन होती है। वृद्धि का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य का मतलब यहाँ पे अपने विकासात्मक स्वरूप को प्राप्त करना है, जबकि जो विकास है वो मूल्य परक होता है। यहाँ नैतिक मूल्यों की बात है, यहाँ जो मानविक मूल्यों की बात है, जबकि ये मूल्यहीन होती है। मूल्य का मतलब है कि अपेक्षात्मक रूप, और इसमें अपेक्षात्मक रूप नहीं होता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आ गया। तो विकास आपको समझ में आ गया होगा कि गुणात्मक जो बदलाव है, गुणात्मक बदलाव है, वही क्या है, विकास है। अब हम देखते हैं कि जो मानव विकास है वह क्या है। मानव विकास को हम किस आधार पर मानेंगे, मानव विकास की प्रारंभिक जो मान्यता क्या थी और वर्तमान मान्यता क्या है, कौन कौन से विद्वानों ने इसके लिए प्रयास किया। मानव विकास है वो मानव का विकास, दो शब्द बने हुए, मानव का विकास। जो मानव का विकास है उसकी हम अवधारणा देखें तो मानव का विकास किस प्रकार से है। तो मानव का विकास किसी एक स्तर पे नहीं होता। हम देखें तो बहुस्तरीय या बहुआयामी संकल्पना मानव के विकास के लिए प्रस्तुत की गई कि मानव जो है उसके विकास के लिए उसको मिलने वाली सभी मूलभूत आवश्यकताएं आवश्यक है। साथ ही साथ उन आवश्यकताओं के साथ साथ आवश्यकताएं किसमें मिलेगी, आर्थिक में, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, ये सभी प्रणालियों का विकास होना आवश्यक है। ये सारे के सारे बिंदु है वो किसी भी क्षेत्र में मानव के विकास के लिए ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सारे बिंदु किसी क्षेत्र में अनुकूल है तो मानव का विकास होगा, और अनुकूल नहीं है तो मानव का विकास नहीं होगा, विकास में अवरुद्धता आ जाएगी। तो क्या मानव का विकास क्या है, एक बहुआयामी संकल्पना है जिसके अंतर्गत मानव के सर्वांगीण विकास को कहा गया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी विकास के बारे में कहा गया। इसके साथ ही जो मानव जो है उसके इस विकास स्वरूप परिकल्पना या विकास स्वरूप परिभाषा को हम जाने, इससे पहले मानव विकास की इस परिभाषा के ऐतिहासिक दृष्टि या ऐतिहासिक प्रतिरूप को जाने कि मानव विकास एक्चुअल में पहले किसको माना जाता था और वर्तमान में इसके नजरिए में क्या क्या बदलाव आया है। तो पहले मानव विकास केवल एक ही नजरिए के माध्यम से माना जाता था, वो था आर्थिक, यानी कोई व्यक्ति है उसके पास में धन अधिक है तो वो क्या है, विकसित है, यानी विकसित व्यक्ति है। किसी देश के पास देखें तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसका मतलब वो देश कैसा है, विकसित है।
ये हमने नहीं देखा कि जिसके पास धन है उसके पास जो अन्य जो आयाम है उनकी कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राप्ति को वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनका अभाव है। तो ये सारी क्रियाएं वहाँ पर है, लेकिन हम उसको क्या मान रहे हैं? विकसित मान रहे हैं। किसी देश में आंतरिक गृह युद्ध है, लेकिन देश की जो मिनरल्स या देश के जो इंडस्ट्रीज है उनके आधार पर देश का आर्थिक विकास है, तो हम उसको क्या मान रहे हैं? विकसित देश मान रहे हैं। तो इस प्रकार इस अवधारणा को छोड़ा गया और आधुनिक रूप से मानव विकास की नवीनतम अवधारणा को अपनाया गया। इन नवीनतम अवधारणा को देने के लिए दो विद्वान जिनका मुख्य योगदान रहा, एक तो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे हैं भारतीय दर्शन शास्त्री एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन। दोनों ही मित्र और दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता, महबूब उल हक भी और अमर्त्य सेन भी। महबूब उल हक है वो 1934 में जन्मे पाकिस्तान, और इन्होंने अपनी शिक्षा है वो कहाँ? यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और मानव विकास के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान था कि इन्होंने मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक जो प्रदर्शित करने के लिए अपना योगदान दिया। इनका कहना था कि जो स्वस्थ जीवन है, लंबा जीवन है, वह मानव विकास का सूचक नहीं है। इसके लिए क्या होना आवश्यक है? सार्थक जीवन होना आवश्यक है। सार्थक जीवन होना आवश्यक है, और सार्थक जीवन जीने के लिए मानव के विकल्पों में वृद्धि होना जरूरी है। यानी विकल्पों की स्वतंत्रता, विकल्पों में वृद्धि अगर होती है मनुष्य के, तो उसको क्या मिलता है? सार्थक जीवन जीने का मौका मिलता है। और यह विकल्पों में वृद्धि कौन करेगा? ये विकल्पों में वृद्धि करेगा सरकार। और किस उपागम के माध्यम से करेगी? कल्याणात्मक उपागम के माध्यम से सरकार विकल्पों में वृद्धि करेगी। तो इन्होंने अपने इस रूप में बोला कि जीवन जीना, स्वस्थ व लंबा जीवन जीना ही विकास नहीं है, जबकि विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सार्थक जीवन की, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की। और उद्देश्यपूर्ण जीवन है वो कब मिलता है? जब विकल्पों में वृद्धि होती है। और जब विकल्पों में वृद्धि कौन करेगा? सरकार करेगी। और जब मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होने लग जाती है तो मनुष्य में एक प्रकार का सशक्तिकरण उत्पन्न होता है, एक प्रकार का एम्पावरमेंट आता है, जिसके कारण मनुष्य अपने आप को आगे से आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है? तैयार रहता है। तो इन्होंने 1974 में इनका जन्म हुआ, और ये आपके पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रहे 1982 से 84 के बीच में, तथा पाकिस्तान के नीति आयोग के या नीति नियोजन आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और इन्होंने भी क्या है? नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति की। ये जो विद्वान थे इन्होंने मानव विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम दिए। एक तो दिया
आपका स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन। दूसरा दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवन प्रत्याशा। जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जानने के लिए एक तो क्या दिया, स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन। एक दिया GDP यानी आय का स्तर, और तीसरा दिया शिक्षा, शिक्षा तक पहुंच यानी एजुकेशन इंडेक्स। ये तीन मुख्य आयाम इन्होंने अपने मानव विकास सूचकांक के लिए बताए और कहा कि केवल आय ही मनुष्य के विकास का सूचक नहीं है, उसके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन भी आवश्यक है। और शिक्षा जो आयाम है, शिक्षा तक पहुंच है व्यक्ति की, वह भी उसके विकास में क्या होती है, सहायक होती है। इसके बाद इनके सहयोगी जिन्होंने इस, ये जो आपकी HDI है, ये भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे HDI क्या है। HDI जो है, उन्होंने यह है जो HDI है 1990 में दिया, मानव विकास सूचकांक है, उसका प्रतिपादन कब किया, 1990 में किया। और 1990 से है प्रतिवर्ष प्रतिपादित हो रहा है, प्रतिवर्ष प्रतिपादित हो रहा है। किसके तत्वाधान में, किसके तत्वाधान में हो रहा है, UNDP। किसके तत्वाधान में हो रहा है, UNDP। U यानी यूनाइटेड, N यानी नेशन, D का मतलब डेवलपमेंट और P का मतलब प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, ये आ रहा है। इसके बाद हम देखें कि भारतीय दर्शन शास्त्री और अर्थशास्त्री, इनका योगदान भी आपके पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ था। इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने योगदान दिया और एक आयाम दिया कि विकल्पों की स्वतंत्रता, विकल्पों की स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति के पास है तो व्यक्ति क्या करेगा, विकास करेगा। और व्यक्ति अपने विकास को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, क्योंकि विकल्पों की स्वतंत्रता से उसके पास में क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि मानव विकास जो सूचकांक है या मानव विकास के मापन के लिए विश्व में दो अर्थशास्त्री जिन्होंने मुख्य योगदान दिया, एक कौन थे, महबूब उल हक, दूसरे उनके सहयोगी थे, कौन थे, अमर्त्य सेन। और जो महबूब उल हक है उनके बारे में देखें तो मेन योगदान इनका था और इनके साथी कौन थे, अमर्त्य सेन। कभी आ जाए प्रश्न, कई बार घूम के आता है कि मानव विकास मापन का प्रतिपादन कब किया गया, तो प्रतिपादन किया गया 1990 में किया गया। किसके माध्यम से किया गया, तो माध्यम आएगा UNDP के तत्वाधान में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। या प्रतिपादक पूछ लेता है तो प्रतिपादक में दोनों का नाम आ जाएगा। तो 1934 में कहाँ शिक्षा ग्रहण की, UK में। सार्थक जीवन को क्या बताया इन्होंने, विकास का सूचक बताया। सार्थक जीवन कब आएगा, जब विकल्पों में स्वतंत्रता होगी। विकल्पों की स्वतंत्रता के लिए कौन प्रयास करेगा, सरकार क्या देगा, कल्याणात्मक उपागम। और इनकी बात करें, इन्होंने तीन आयाम दिए, एक स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन, जीवन प्रत्याशा, GDP यानी आय का स्तर, शिक्षा तक पहुंच यानी एजुकेशन इंडेक्स। इसके अलावा इनकी बात करें तो वित्त मंत्री रहे, पाकिस्तान के नीति नियोजन आयोग के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ इन्होंने नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति भी की। अमर्त्य सेन की बात हम कर रहे थे, 1933 में जन्मे थे, 1933 में जन्मे थे और 98 में इनके साथ ही 1998 में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति की। और
विकल्पों की स्वतंत्रता के बारे में हम कहा कि विकल्पों की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होती है तो वो क्या करेगा, आगे से आगे आयामों की प्राप्ति करेगा। और समता उपागम, जो समता उपागम है वो किसने दिया, अमर्त्य सेन। कई बार प्रश्न आता है कि समता उपागम किसने दिया, तो किसने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये यूएनडीपी जो है वो प्रतिवर्ष आ रहा है, ये तो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि मानव विकास जो है, मानव विकास है उसके आधार स्तंभ किसको माना गया है, कौन कौन से आधार है जिसके आधार पे मानव विकास टिका हुआ है। और जैसे मान लो अपनी छत होती है, छत में जो नींव या पिलर होता है, अगर एक भी पिलर उससे हटता है तो हमारी छत है वो क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। उसी प्रकार मानव विकास है उसके आधार स्तंभ जो मानव विकास को एक नई गति, नई दिशा और आधार प्रदान करते हैं, वो स्तंभ है आपके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये मानव विकास की छत है, और इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण, देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास है वह टिका हुआ है हमारे समस्त आयामों पे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी आयाम है वो मानव के विकास को सुनिश्चित करते हैं। अब मानव, इन हमने भी पढ़ा कि दोनों ने एक ही बात कही, क्या, विकल्प, अपॉर्चुनिटी, अवसर या विकल्प। और विकल्प कब मिलेंगे, ये पूरी जनता है, जनता के लिए विकल्प अगर मिल गए तो विकल्प मिल गए तो व्यक्ति क्या कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, और विकल्प नहीं मिले तो व्यक्ति आगे नहीं निकलेगा। तो इन्हीं विकल्पों की दृष्टि से देखें तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, और 4 में पहली है समता। समता का मतलब यहाँ पे क्या है, समानता से है। समानता क्या है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या मिले, सभी को समान अवसर प्रदान हो, सभी को समान अवसर प्रदान हो, और समान अवसर दिए जाएंगे किसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तो ये समान अवसर मिलेंगे तो वो लोग अपने जीवन में सभी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करेंगे, और मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करके अपने आप के विकास के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो समता उपागम का मतलब है समानता के अवसरों की प्राप्ति होना। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है वो आयाम प्राप्त कर लेता है, एक व्यक्ति है वो जितने भी ये बोल सकते हैं वस्तुएं है या जो अवसर है या विकल्प है उसकी प्राप्ति करता है, दूसरे व्यक्ति के पास वो विकल्प नहीं रहते हैं तो वो विकास नहीं कर सकता। जैसे हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि कोई देश है, किसी देश के पास मान लो मिनरल्स है और किसी देश के पास मिनरल्स नहीं है, तो जिसके पास मिनरल्स है वो क्या करेगा, आगे से अपना डेवलपमेंट करेगा, जिसके पास मिनरल्स नहीं है वो डेवलपमेंट करने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, इसको हम सतत पोषणीयता के आधार में दे सकते हैं। एक और जैसे कि कोई अपने स्त्री और पुरुष में भेदभाव होता है, शिक्षा के बारे में बात कर लें। एक जो लड़की है उसको शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का जो स्वरूप है प्राप्त नहीं होता है, उस लड़के को शिक्षा का स्तर या शिक्षा का स्वरूप प्राप्त होता है। लड़का अपने आप क्या कर लेगा, विकास, लेकिन लड़की है उसका विकास ये क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया।
तो समानता अगर मिलती है तो आगे से आगे व्यक्ति क्या करता है, विकल्पों की प्राप्ति करता है, और समानता अगर नहीं मिलती है तो विकल्पों की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही गरीब और अमीर का भेदभाव है। समझ में आ गया। इसके बाद है सतत पोषणता। प्रश्न आया हुआ बेटा यहां से, क्या सतत पोषणता का मतलब है अवसरों की निरंतरता या निर्वहन। अवसरों की निरंतरता कब होगी, जब हम हमारे पास जो संसाधन है उनका सही उपयोग करेंगे। जब हम हमारे पास जो संसाधन है उनका हम सही उपयोग करेंगे तो अवसरों की निरंतरता बनी रहेगी। और अवसरों की निरंतरता अगर है तो हम क्या कर पाएंगे, आगे से आगे अपने विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई देश है जिसमें मिनरल्स है और कोई देश था जिसने मिनरल्स का अत्यधिक दोहन कर लिया, तो वहां अवसर क्या हो गए, समाप्त हो गए। और वो देश है जिसमें अवसर है तो क्या करेगा, विकास करता रहेगा। जापान का भी एक अच्छा उदाहरण है कि जापान में टेक्नोलॉजी विकास है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसके आधार पे वह छोटी सी वस्तु, छोटे से जो मतलब वह जो अपने कच्चे माल के उत्पाद है उनसे भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाने की सोचता है। साथ ही जापान जो है वो आयातित वस्तुओं से कई आयातित जो अपने कच्चे माल के स्रोत है उनसे कई प्रकार की वस्तुएं बनाता है। तो वो क्या है, उनकी सोच कि जो हमारे पास में संसाधन है उसका हम उपयोग इस प्रकार से करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। सतत पोषणता का मतलब भी ये होता है कि अवसरों की निरंतरता कब होगी, और जो हम निर्वहन कर रहे हैं वो निर्वहन हम विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे तो संसाधन हमें लंबे समय तक मिलते रहेंगे और हम अपना विकास करते रहेंगे। तो अवसरों की निरंतरता अगर है तो मानव विकास होगा, सभी को समान रूप से जो वस्तुएं हैं मिलती रहेगी, व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त करता रहेगा और आगे से आगे विकसित होता रहेगा। अगर अवसरों की निरंतरता नहीं है तो हम अपने विकास को क्या कर देंगे, खो देंगे। अगर समानता नहीं है तो हम अपने विकास को क्या कर देंगे, खो देंगे। फिर है उत्पादकता। देखो यहाँ उत्पादकता का मतलब है श्रम उत्पादकता से। हमारे पास में सतत पोषणता है, हमें मिले हैं कई प्रकार के संसाधन। अब इन संसाधनों के माध्यम से यहाँ नवीनतम वस्तुएं बना रहे हैं। व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने श्रम का उपयोग कर रहा है, रोजगार की प्राप्ति कर रहा है। रोजगार की प्राप्ति कब होगी, जब हमारे पास में संसाधन होंगे। तो रोजगार की प्राप्ति कर रहा है तो व्यक्ति का कौन सा स्तर, कौन सा आयाम बढ़ रहा है, आर्थिक स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और व्यक्ति के आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति अपने सभी स्तर जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है आदि को प्राप्त कर लेता है और आगे से आगे क्या प्रगति करता है। जैसे ही वह इस स्तर को प्राप्त करता है तो व्यक्ति में क्या आ जाएगा, एम्पावरमेंट आ जाएगा, सशक्तिकरण आ जाएगा और व्यक्ति क्या करेगा, अपने मानव विकास रूपी आयाम को प्राप्त कर लेगा। समझ में आ रहा है। देखो क्षमता यानी समानता होनी चाहिए, अवसरों की समानता, और हम अपने पास जो अवसर मिल गए ये हमारे पास में संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग करें जिससे वो निरंतर बने रहे। निरंतर बना रहेगा तो हम क्या करेंगे, आर्थिक स्तर की प्राप्ति करेंगे और आर्थिक स्तर हमारा मजबूत हो गया तो हम अपने अन्य स्तरों को मजबूत कर लेंगे और यहाँ पे हम सशक्तिकरण उपागम की प्राप्ति या सशक्तिकरण स्तंभ की प्राप्ति करेंगे जो हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है जो हमें मानव विकास की सीढ़ी को प्राप्त करवाता है। तो ये सारे स्तंभ हैं वो मानव विकास को क्या करते हैं, सुनिश्चित आपूर्ति करवाने में सहायक होते हैं। अगर कोई भी स्तंभ क्षतिग्रस्त होता है तो मानव विकास की रूपरेखा को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हीं स्तंभों के आधार पे हम मानव विकास की गणना करें तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आती है और समस्याओं का भाई मानव विकास है, जैसे हम अपना कोई अध्ययन कर रहे हैं
कोई अध्ययन कर रहे हैं, किसी लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ अगर आपके सामने जो समस्या आती है, आप उन समस्याओं का निराकरण नहीं करते हो, तो वो टॉपिक आपके क्लियर नहीं होता है। और आप उस समस्याओं का निराकरण करते रहते हो तो वो टॉपिक आपके क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और इसी प्रकार जो मानव विकास है, तो मानव विकास के लिए हम समस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों का, उनके भागों का हम उल्लेख करते हैं या पढ़ते हैं, तो उनके सामने जो जो समस्या आ रही है उन समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे। सरकार किसी भी क्षेत्र में जाती है तो प्रत्येक भागों की समस्याओं को देखती है और समस्याओं को देख के सरकार उन समस्याओं का निराकरण करती रहेगी, तो उस देश के जो लोग हैं वो अपने विकास स्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम मानव विकास के जो स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इसकी समस्याएं या जो उपागम है वो 4 प्रमुख उपागम दिए गए। पहला उपागम है आय का उपागम, दूसरा उपागम है आपके कल्याणपरक उपागम, तीसरा उपागम है मूलभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा उपागम है क्षमता उपागम। देखो, आरंभिक मानव विकास का जो स्तर था वो पहले क्या था, आय था। आरंभ में आय को ही सबसे मुख्य माना जाता था कि आय अगर अच्छी है तो व्यक्ति का, देश का, क्षेत्र का विकास है। यानी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल उत्पादक जो दर है, वो अगर मान लो अच्छी है किसी प्रदेश की, वो प्रदेश विकसित माना जाता है। लेकिन हम उस प्रदेश की सकल उत्पादन दर को देख रहे हैं। सकल उत्पादन दर में सभी भाग है, जैसे मान लो 40% है जिनकी उत्पादन दर अच्छी है, 60% की सामान्य से कम है, लेकिन हम 40% के आधार पे उनकी बहुत ज़्यादा है तो पूरे कंप्लीट एरिया को देख लें तो यहाँ पे अन्य एरिया से उनकी इनकम क्या हो गई, ज़्यादा, और उसको हमने क्या मान लिया, डेवलप। लेकिन 60% लोग तो वहाँ पे क्या है, 60% लोग तो क्या है, न्यून या न्यूनतम आय वाले हैं। तो हमें क्या करना है, उन क्षेत्रों में उन लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना है। तो आय उपागम जो है वह मुख्य है, लेकिन आय उपागम में भी जो पिछड़ा जो क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग है, उसके विकास के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान कौन देगा, तो ध्यान देगा कौन, सरकार देगी। सरकार किसके माध्यम से देगी, कल्याणात्मक यानी अपनी योजनाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से देगी, अपनी योजनाओं के माध्यम से ध्यान देगी। और योजनाओं के माध्यम से उन प्रदेशों में जो कमियां हैं उन कमियों के लिए योजनाएं बनाएगी, और योजनाएं निर्मित करने के बाद सरकार क्या करेगी, आगे से आगे उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के विकास को सुनिश्चित करेगी। तो दूसरा है कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए कौन योजनाएं प्रदान करेगी, सरकार। और सरकार उस क्षेत्र में योजनाएं, हमें नियोजन पढ़ेंगे। नियोजन होता है एक तो प्रादेशिक नियोजन, एक तो क्या होता है प्रादेशिक नियोजन, एक होता है खंडीय नियोजन। तो प्रदेश विशेष के बारे में योजना बनाती है या पर्टिकुलर समस्या के बारे में योजना बनाती है। पर्टिकुलर समस्या के बारे में योजना बनाती है, जल की समस्या है, जैसे आपके परिवहन सुविधाओं की समस्या है, कोई भूमि की उत्पादकता की समस्या तो पर्टिकुलर बना रही है, बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है तो पर्टिकुलर योजना बना रही, तो वो क्या हो गया, खंडीय। और कंप्लीट योजना बनाती है वो क्या होगी, प्रादेशिक योजना। तो कल्याणात्मक उपागम के तहत क्या बनाई, योजना। इसके बाद मूलभूत आवश्यकता उपागम। मूलभूत आवश्यकता का मतलब है कौन सी आवश्यकताएं मुख्य है
जो मानव विकास में आवश्यक है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व श्रम संगठन ने कुछ योजनाएं दी। उन्होंने बताया कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं बताई, और इन मूलभूत आवश्यकताओं में 6 मूलभूत आवश्यकताएं प्रमुख बताई। इसमें आपके रोटी कपड़ा मकान 3 है, भोजन वस्त्र निवास, इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता। भोजन वस्त्र निवास शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं किसने बताई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। उन्होंने कहा कि ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर सरकार अपने कल्याणात्मक उपागमों के माध्यम से किसको देती है? अपने जनता को देती है, अपने लोगों को देती है, तो लोग अपना विकास करने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। अब ये मूलभूत आवश्यकता किसी को मिल गई, उन मूलभूत आवश्यकता के मिलने के बाद वे कौन कौन सी आवश्यकता है एक बार देख लो। एक तो है भोजन, प्रश्न किया जाए तो भोजन वस्त्र निवास शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये आवश्यकता अगर किसी को मिल गई तो लोगों में क्या आ जाएगी? क्षमता। और लोगों में क्षमता आएगी तो क्षमता आने के साथ ही लोग मानव विकास के स्तंभ यानी मानव विकास के रूप को प्राप्त कर लेंगे। वो अपने विकास को आगे से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज हमने विद्यार्थियों मानव विकास जो है वो क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या है, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि मानव विकास के मापन के लिए किनका योगदान था? 2 अर्थशास्त्रियों का योगदान था। और जो मानव विकास है उस मानव विकास के आधार स्तंभ और उपागम कौन कौन से हैं? अगले वीडियो में हम मानव विकास के जो मापन के अंतर्गत जो सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स वो पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे विश्व के अंदर मानव विकास सूचकांक वाले देशों के बारे में।